बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में हमने कूलाम के नियम के बारे में जो बताया था वो अभी अपूर्ण था। हमने बताया था कि Q1 और Q2 दो आवेश निर्वात या वायु में रखे गए और इनकी कंडीशन भी हमने बताया था। इस तरह के आवेश हों तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स F वायु बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। लेकिन अगर इनके बीच में कोई माध्यम और हो तब, अरे निर्वात नहीं होगा तो वायु तो अपने से आ जाएगी, लेकिन और कोई माध्यम हो तो बल पर क्या प्रभाव पड़ता है देखो। आवेशों के बीच माध्यम का प्रभाव, माध्यम का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्ज। जैसे मान लो यहां पर एक आवेश Q1 है और यहां पे एक आवेश Q2 है, इनके बीच की दूरी R है और इनके बीच अगर हम कोई परावैद्युत माध्यम रख देंगे तो इधर इसी सीध में रखना जरूरी है, इधर उधर रखना जरूरी नहीं, क्योंकि बल इसी सीध में लगता है। तो इनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम अगर हम रख दें तो अब परावैद्युत माध्यम क्या है? दरअसल परावैद्युत माध्यम के बारे में हम आगे बताएंगे। उसे कुचालक पदार्थ होते हैं, जैसे कागज, मोम वगैरह वगैरह, इनके बारे में हम बताएंगे। ये कुचालक पदार्थ होते हैं। तो इनके बीच लगने वाला बल जो है वो घट जाता है, इनके बीच वैद्युत बल घट जाता है। यानी अगर माध्यम रखने पर वैद्युत बल का नाम अगर हम F माध्यम रखें कहें तो F माध्यम बराबर F वायु बटा K, F वायु बटा K। अब K एक संख्या है, माने अब देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ये कम हो जा रहा है। जैसे सोचो कि F माध्यम, यहां सोचने के लिए हम आपको लिख रहे हैं, बराबर F वायु बटा T। यानी जब हमने आवेशों के बीच माध्यम रख दिया तो वायु में जितना बल लगता था आवेशों के बीच उसका बटा 3 हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर हम रख दें यहां 1/3 तो गड़बड़ हो जाएगा, हाई पंक्ति मार जाएगा, पलट जाएगा। तो ई हो जाएगा F वायु गुणे 3। तब तो इसका अर्थ हो गया कि माध्यम रखने पर F वायु का 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब कि यहां जो राशि रखी गई है, नीचे जो K रखी गई है, यह K 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, K ग्रेटर देन 1। हम आपसे कहे थे ना कि माध्यम के परावैद्युतांक के बारे में बताएंगे, यही परावैद्युतांक है। कितने गुना घट जाता है बल, उसी को परावैद्युतांक कहते हैं। अगर आपको इसकी परिभाषा बैठाना हो तो आप एक काम करिए, K को इधर कर दीजिए,
तो के बराबर हो जाएगा एफ वाई बटे एफ माध्य। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, अगर आपको किसी माध्यम का परावैद्युतांक निकालना हो तो क्या करेंगे, दो आवेश लेंगे, उनके बीच एक दूरी लेंगे, अब पहले उनके बीच का माध्यम निर्वात या वाय रखेंगे, आप देखेंगे कि उनके बीच कितना बल लगता है, वो हो गया एफ वाई। आप उसके बाद उन्हीं आवेशों को लेंगे और उनके बीच की दूरी भी नहीं बदलेगी, अब उनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख देंगे। आप उसके बाद इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल निकालेंगे। अवायु में जितना वैद्युत बल लगता था आवेशों के बीच, उसमें परावैद्युत माध्यम रखने पर जितना वैद्युत बल लगता था उनके बीच, उससे भाग देंगे तो आपको उस माध्यम का परावैद्युतांक यानी के मिल जाएगा। तो आप कॉमन वे में सामान्य रूप से परिभाषा बना सकते हैं कि निर्वात या वायु में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा किसी परावैद्युत माध्यम में रखे गए उन्हीं आवेशों के बीच उतनी ही दूरी पर रखे जाएं तो लगने वाले परावैद्युत बल के मान के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यह एक संख्या है, यह एक संख्या है। तो परावैद्युतांक ऐसे ही निकाला जाता है। अब इसको थोड़ा सा हटा दें, अब कूलाम का नियम थोड़ा बदल जाएगा, इसको भी हटा दें। के का मान हमेशा एक से बड़ा होता है, तो बराबर एफ वाई का मान क्या है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब बता के तो अब के यहीं आ जाएगा, के बटा 1 होगा तो बढ़तेगा तो 1 ऊपर जाएगा तो के यहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 के जो है इसको हम आगे चल के एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R भी कहते हैं, कहें अब फिर इसको हम एप्सिलॉन भी केवल कहते हैं कभी कभी। तो इसको हम माध्यम परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। तो ये कभी किसी कुछ किताबों में आ जाएगा, या आप ही की बुक में इसके बारे में, इसको एप्सिलॉन R क्यों कहते हैं, फिर एप्सिलॉन क्यों कहते हैं, तो ये सब चीजें आगे चल करके आपको मिलेगी आपके बुक में। तो इस तरह से कूलाम का नियम परफेक्ट कैसे हुआ, परफेक्ट कूलाम का नियम है Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, इनके बीच रखे गए माध्यम का परावैद्युतांक K है। तो कूलाम का नियम थोड़ा परफेक्ट, उससे ज्यादा परफेक्ट रूप से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर, ये ज्यादा ठीक है। और आप निर्वात या वाय के लिए, निर्वात या वाय के लिए के बराबर 1, तो यहाँ के बराबर 1 लिख देंगे तो फिर वही आ जाएगा। निर्वात या वाय की कंडीशन में एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R। तो अगर हम प्रश्नों में, आंकिक प्रश्नों में माध्यम न दिया हो तो हम निर्वात या वाय समझ लेते हैं, तो डायरेक्ट यही अप्लाई करते, डायरेक्ट इसी को अप्लाई करते। अब बच्चों, अब हमें सबसे महत्वपूर्ण, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, थोड़ा सा आगे बढ़ना है और पढ़ना है विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। छोड़िए आदित्य वैद्युत, आप समझ लीजिए कब विद्युत कहते हैं कब वैद्युत कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक महत्वपूर्ण मामला है। देख, मान लो कि दो आवेश हैं, एक Q1 है, ये दिया में रखा गया है। ये आवेश Q2 जो है ले जाके अमेरिका में रख दिया गया है, इनके बीच की दूरी R है। तो आप कहेंगे कि इनके बीच बल नहीं लगना चाहिए, ऐसा तो नहीं, तब भी इनके बीच बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R। हाँ, ये बात जरूर है कि ये R स्क्वायर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसकी भिन्न के अंश के सापेक्ष हर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये भिन्न जो है लगभग शून्य हो जाएगी, माने नगण्य हो जाएगी, माने गणना योग्य नहीं होगी। माने Q1 के कारण Q2 पर या Q2 के कारण Q1 पर बल तो लगेगा, लेकिन उस बल के प्रभाव का अनुभव न Q1 करेगा और न ही Q2 करेगा। तो एक तो सवाल ये बनता है कि आखिर कोई आवेश अगर है तो उसके चारों कितनी दूरी तक इसके बल के प्रभाव का अनुभव कोई अन्य आवेश कर सकता है। तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उस आवेश के द्वारा लगाए गए विद्युत बल के प्रभाव का अनुभव करता है, उस आवेश या आवेश समुदाय का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये कभी मत करिएगा कि वह क्षेत्र जिसमें इसके कारण बल लगता है, गलत। बल तो कभी शून्य होता ही नहीं। हाँ, प्रभावी हो, बल के प्रभाव यानी का अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें, तो हम उसको विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो सवाल यह है कि क्या विद्युत क्षेत्र एक भौतिक राशि है? नहीं, विद्युत क्षेत्र कोई भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि इस मान लो इसी आवेश Q का विद्युत क्षेत्र हमने अंगोला में बना लिया। तो अगर कोई आवेश यहां रखोगे तो या यहां रखोगे या यहां रखोगे या यहां, तो इन चारों बिंदुओं की इस आवेश से दूरियां अलग अलग हैं। तो जैसा कि आप जानते हो
दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस बिंदु पर इसके कारण अलग बल लगेगा, इस बिंदु पर अलग बल लगेगा, इस बिंदु पर अलग बल लगेगा, और दूर रखेंगे, यहाँ रखेंगे कोई आवेश तो उसके कारण अलग बल लगेगा। तो एक ही विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर यदि किसी आवेश को रख दिया जाए तो अलग अलग बल लगेगा, बल का मान और दिशा दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ इसके कारण इस दिशा में अगर धनावेश है, यहाँ पे धनावेश रखेंगे तो इस दिशा में बल लगेगा, यहाँ धनावेश रखेंगे तो इधर, यहाँ धनावेश रखेंगे तो इधर, यहाँ धनावेश रखेंगे तो इधर बल लगेगा। तो कैसे हम विद्युत क्षेत्र को मापें? इसलिए विद्युत क्षेत्र कोई भौतिक राशि नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अब अगला सवाल ये होता है, तो भौतिक राशि है क्या? कौन सी भौतिक राशि होगी भाई? तो भौतिक राशि जो होती है वो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भौतिक राशि। अब ये भौतिक राशि कैसी है? देख, जैसे मान लो ये किसी आवेश, ये बड़ा वाला क्यू का वैल्यू क्षेत्र है। चलो, तीव्रता माने आम बोलचाल की भाषा में भाव कहते हैं। जैसे आप 100 रुपया में 3 किलो आलू बाजार से खरीद के घर ले गए, रास्ते में नहीं, 100 रुपया में 3 किलो कटेगा नहीं ठीक से, 100 रुपया में 4 किलो आलू बाजार से खरीद के ले गए। थोड़ी दिक्कत होगी बतियाने समझाने। तो 100 रुपया में 4 किलो आलू खरीद के आप ले जा रहे हैं। रास्ते में किसी ने आपसे पूछा कि बाबा ये आलू का भाव क्या है? तो क्या करेंगे कि हम 100 रुपया में 4 किलो खरीद के ले जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे भैया? 25 रुपया प्रति किलोग्राम। आप कहेंगे कि आलू का भाव 25 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो भाव बताने के लिए प्रति लगाना पड़ता है, प्रति यूनिट, एकांक, इसी को कहते हैं एकांक, पर यूनिट। तो अगर आपसे पूछेगा कि यहां पर विद्युत क्षेत्र का भाव क्या है, तो आप यहां पर एक आवेश रख दो Q0। हम इसका नाम Q0 क्यों रखे हैं? एक तो स्मॉल q लिखे हैं, उसके आगे 0 लगाए, तो कहा है इसका नाम ऐसा रखते हम बताएं। अब ये धनावेश है, छोटा सा धनावेश है, इसके कारण इस पर बल लगेगा। मान लीजिए कि इस बिंदु पर Q0 आवेश रखने पर F बल लगता है क्षेत्र के द्वारा। तो एक आवेश रखने पर कितना बल लगेगा? F बटा Q। यही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का भाव है। इसी को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसको E से दर्शाते हैं। तब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बराबर होगा F बटा Q0 न्यूटन। F का मात्रक क्या होगा बच्चों? न्यूटन। और Q0 का मात्रक क्या होगा? कूलाम। ये ऐसा हमने रख दिया। तो कहेंगे भैया यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का भाव यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान F बटा Q0
न्यूटन प्रति कूलाम है। लेकिन क्या हमारी यह परिभाषा, क्या हमारा यह डेफिनेशन परफेक्ट है? ना, अभी गड़बड़ है, अभी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई? गड़बड़ ये है कि यहां पर हमने जो आवेश रखा है, क्या ये जरूरी है कि हम धनावेश रखें? जरूरी है। कारण यह है कि एक परंपरा बनानी पड़ेगी ना। अब कोई कहता है कि इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई 1, 2 हाथ 1 बिकता है। अब कोई कहता है कि इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई 1, 2, 2.5 हाथ है, ऐसे नापता है। तो अलग अलग पैमाना हो जाएगा तो तुलना करने में दिक्कत तो हो जाएगी। इसलिए यहां परीक्षण का पैमाना, परीक्षण समझ रहे हो ना? परीक्षण माने क्या? हाँ, चेंज, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम एग्जामिन करने का एक पैमाना, या तो धनावेश रखें या तो ऋणावेश रखें। तो हमारे साइंस के हिसाब से एक परंपरा बन गई है कि धनावेश ही रख के हम चेक करते। तो एक तो यह धनावेश ही होना चाहिए, यानी कहीं भी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान और दिशा को पता करना होगा तो उस बिंदु पर किस प्रकार का आवेश रखना होगा? धनावेश। अब दूसरी चीज, ये आवेश जो धनावेश हमने रखा है, कि हमने रखा है इसको परीक्षण के लिए, टेस्ट के लिए। परीक्षण माने टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट के लिए हमने इसको रखा कि इससे पता करेंगे कि यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान और दिशा क्या है। और इसका भी एक अपना क्षेत्र बना गया, इसने भी, इसका भी एक क्षेत्र हो गया। तब तो हम जिस क्षेत्र को के बारे में विचार कर रहे थे उस क्षेत्र का मान ही जाके बढ़ गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि हम इस आवेश के क्षेत्र को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते, इस आवेश को इतना छोटा ले, इतना छोटा ले, इतना छोटा ले, इतना छोटा ले कि इसका जो क्षेत्र है, इसका प्रभाव, इसके विद्युत क्षेत्र का प्रभाव मूल विद्युत क्षेत्र पर न पड़े। इसलिए हम इसको अनंत सूक्ष्म लेना चाहें। जितना छोटा से छोटा हो सकता है उतना छोटा से छोटा लें, और तब ये निकालें तो रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। तो हमारा विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र, इस बड़े वाले क्यूब के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण हम ऐसे लिखेंगे, E बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, माने Q0 बहुत 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 छोटा है, या बटा Q। लेकिन क्या अभी ये तो अदिश रूप में है, कि केवल परिमाण यानी मान को दर्शा रहा है इस बिंदु पर। लेकिन अब ये देखना है कि इस बिंदु पर रखे गए सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश पर ये बड़े वाले क्यू, ये बड़का क्यू जो लिखे हैं, इसी का क्षेत्र है। तो इसके कारण इस सूक्ष्म आवेश पर किस दिशा में बल लगेगा? ऐसी। अब बल एक सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो गई? एक सदिश राशि में हो गई। तो सदिश रूप में हम इसको कैसे, सदिश रूप में हम रखेंगे, सदिश रूप में
वेक्टर ई बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 क्या बता ऐसे यहां Q0 को क्या कहेंगे? Q0 को कहेंगे सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब एक सवाल आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर होती है? तो पहली बात तो ये जान जाओ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरे विद्युत क्षेत्र की नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र की एक बिंदु पर है। तो कहते हैं कि यह एक बिंदु का फलन है। दूसरी बात जान जाओ कि विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे? उस बिंदु पर रखे गए धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा के आधार, माने उस बिंदु पर कोई दिशा निर्धारण के समय सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश का रखना जरूरी नहीं है। कौन आप धनावेश रख के अंदाज करेंगे यह धनावेश होगा अगर इस बिंदु पर, तो वो किस दिशा में गति की प्रवृत्ति रखेगा, किस दिशा में चल सकता है या चलने का प्रयास कर सकता है, वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। एक ही विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान भिन्न भिन्न होते हैं और दिशा भी भिन्न भिन्न होती है। अगली बात, अगर मान लो ये किसी ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र है, -q, ये बड़का -q जो रखे हैं इसका क्षेत्र है, और यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतानी है, तो यहाँ सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश या सूक्ष्म धनावेश या तब बड़के धनावेश रखकर दिशा बताने के लिए तो नहीं कोई जरूरी है, एक धनावेश। अब देखो इस धनावेश को यह क्षेत्र जिसका है या किधर क्या किधर बल लगाएगा भाई, ये इसको अपनी ओर आकर्षित है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर हो गई, आवेश की ओर। लेकिन याद रखना परीक्षण आवेश हमेशा परंपरा कैसा होना चाहिए? धनावेश ही होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। विशेषकर दिशा निर्धारण के समय तो सूक्ष्म होना जरूरी नहीं है, वो तो अंदाज करने के लिए दिशा का, लेकिन परिमाण के निर्धारण के समय ये अनंत सूक्ष्म होना चाहिए। अब तीसरी एक महत्वपूर्ण बात, कभी कभी हम लिख देते हैं, किताबों में आप देखेंगे कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 4×10⁵ न्यूटन प्रति कूलम है। तो लड़कों को ये लगता है विद्युत क्षेत्र तो भौतिक राशि है ही नहीं, भौतिक राशि तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये सवाल में लिखा है कि विद्युत क्षेत्र का मान ये है। आप जरा सोचिए, जब विद्युत क्षेत्र भौतिक राशि ही नहीं है तो यह मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होगा, ये विद्युत क्षेत्र का नहीं होगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होगा और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर होगा।
इसीलिए संक्षेप में, जल्दीबाजी में आपको किताब वाले या प्रश्न वाले समझते हैं कि स्टूडेंट इतना तो समझदार नहीं है, विद्युत क्षेत्र जब भौतिक राशि है ही नहीं है तो इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समझेगा। इसलिए किताबों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को संक्षेप में केवल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति है। और उसके बाद हम बताएंगे गाउस की प्रमेय, और वो काफी जटिल है, उसमें बहुत कायदे से समझाना है आपको। इसलिए कोई अमजाहट, घबराहट ये कोई दिखाएंगे तो कॉन्सेप्ट निश्चित नहीं होगा, कायदे से समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल की तरफ देखने का मन नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।